नमस्कार साथियों, जैसे कि यूपी टेट के सिलेबस में लगा हुआ है 2026। देखते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ कई वर्ष में प्रकाशित की गई। 1975, 1988, 2000, 2005, 2023। स्वयं को बच्चों को जीवन से जोड़ना। दूसरा पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 टैगोर के निबंध में उदाहरण के साथ शुरू होता है। सभ्यता और प्रगति में जिसे हम बेहद याद दिलाते हैं, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। बचपन में रचना, स्फूर्त और उदार आनंद महत्वपूर्ण है। एनसीएफ क्या है? व्हाट इज एनसीएफ? एनसीएफ 2005 क्या है? भारतीय शिक्षा वृत्ति चित्र, डॉक्यूमेंट इन इंडिया एजुकेशन, प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी। बच्चा सक्रिय होना चाहिए। एनसीएफ रचनावाद पर आधारित हो। शिक्षक को सुविधादाता होना चाहिए। ये आपको एनसीएफ का मतलब है। पियाजे और वाइगस की संरचनावाद दिए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रोफेसर यशपाल ने भारत में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो प्रोफेसर यशपाल जी थे वो भारत में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को, उनके डिज़ाइन को एनसीएफ 2005 का आकार देने में महत्वपूर्ण रोल अदा किए। और यहाँ कुछ प्रमुख योगदान हैं, देखते हैं पॉइंट से। 2004-2005 में एक कमेटी बैठी, अध्यक्षता राष्ट्रीय संचालन 2004-05 में चली। उसमें क्या बताएं यशपाल जी? यशपाल जी ने क्या बताते हैं? प्रोफेसर यशपाल, उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान और शिक्षक प्रोफेसर यशपाल ने राष्ट्रीय संचालन समिति अध्यक्षता पर जिन्हें एनसीएफ 2005 का मसौदा तैयार किए, एक एनसीएफ का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं यशपाल जी, प्रोफेसर यशपाल। उनके नेतृत्व में दूरदर्शिता ने दस्तावेज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 भारत में एनसीईआरटी द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित की 4 एनसीएफ में एक है। और इसके 4 पॉइंट देखते हैं। एनसीएफ 2005 में दस्तावेज इसकी नीति के आधार पर शिक्षा पर पहले की सरकारी रिपोर्टों जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-92 को फोकस समूह चर्चा से लिया गया। एनसीएफ के और पॉइंट देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में जब आया तो उसकी दृष्टिकोण सिफारिश एवं संपूर्ण शैक्षिक के लिए था। जो एजुकेशनल सिस्टम था वो संपूर्ण सिफारिश शैक्षिक प्रणाली के लिए था। एनसीएफ किसके लिए था? संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली के लिए था। ऑप्शन में बना देंगे। एनसीएफ किसके लिए था? तो शैक्षणिक प्रणाली के लिए था। लर्निंग विदाउट बर्डन कब आया? तो कब आया? 1988 में आया। शिक्षा बिना बोझ के प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो एनसीएफ बना, किसकी अध्यक्षता में बना? आपके एग्जाम में पूछ लेगा। जो एनसीएफ की स्थापना हुई उस समय अध्यक्ष साहब कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट दी। एनसीएफ 2005 में 22 भाषाओं अनुवाद किया गया और 17 राज्यों के पाठ्यक्रमों को प्रभावित किया गया। अब देखते हैं एनसीएफ। एनसीईआरटी ने प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा में एनसीएफ को बढ़ावा देने और प्रस्तावित पाठ्यक्रम के साथ अपने वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान दिए। एनसीएफ को बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। यह अभ्यास राज्य परिषदों की भागीदारी से किया जा रहा है, लेकिन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एनसीईआरटी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था टीआईटी में एनसीएफटीई, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। एनसीएफटीई 2009 में आया। एनसीटी द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये आप फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटी 2009 एनसीटी, शिक्षक के लिए एक राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफटी 2009 में। एनसीटीई का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है एग्जामों में।
नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, ये भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। एनसीएफ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं। एनसीटीई जो था ये कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिकम्फर्ट, इनका था कि शारीरिक परेशानी के समान स्रोत क्या थे? स्कूल तक लंबी पैदल यात्रा, लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल, हैवी स्कूल बैग्स, भारी स्कूल बैग था, पढ़ने लिखने के लिए सहायक पुस्तकों सहित बुनियादी ढांचों का अभाव था, परेशानियां थी शारीरिक से लिए, इसीलिए लर्निंग विदाउट आया। और शारीरिक परेशानियों के लिए खराब तरीकों से डिजाइन किया गया फर्नीचर, जिसके बच्चे को पीठ को अपर्याप्त सहारा मिलता तथा उनके पैरों में घुटने में ऐंठन होने लगती थी। समय सारणी जो छोटे बच्चों को खिंचाव, चलने फिरने में कैस और खेलने के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं देती थी तथा जो बड़े बच्चे खेलने के समय वंचित करती थी तथा लड़कियों से बाहर रहने के लिए प्रोत्साहित करती। विशेष लड़कियों के लिए शौचालय और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता का अभाव था। शारीरिक दंड, मारपीट, अजीब शारीरिक मुद्राएं थी। ये इनकी आपके शारीरिक परेशानियों के समान स्रोत था कि कॉमन सोर्स फिजिकल डिस्कम्फर्ट। जैसे स्कूल जाते थे तो स्कूल तक लंबी पैदल यात्रा करने में वो असमर्थ थे, भारी स्कूल बैग, पढ़ने लिखने के लिए सहायक पुस्तकों सहित बुनियादी ढांचे का अभाव। ऐसे आपको ऑप्शन में दे देगा। एनसीएफ की शारीरिक परेशानियों में क्या सामान्य स्रोत नहीं है, किस समान स्रोत हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। खराब तरीकों से डिजाइन किया गया फर्नीचर, जिससे बच्चों के पीठ को अपर्याप्त सहारा मिलता और उनके पैरों को घुटने में ऐंठन होती। समय सारणी छोटे, खिंचाव, चलने फिरने, खेलने के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं देती तथा जो बड़े बच्चों को खेलने के समय वंचित करती, लड़कियों को इससे बाहर रहने के लिए प्रोत्साहित करती, विशेषकर लड़कियों के लिए शौचालय, स्वच्छता संबंधित आवश्यकताओं का अभाव, शारीरिक दंड, मारपीट, अजीब शारीरिक मुद्राएं। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 मार्गदर्शक सिद्धांत, ज्ञान को विद्यालय से बाहर जीवन के साथ जोड़ना। इनका ये सिद्धांत था जो ज्ञान को विद्यालय के बाहर भी जीवन से जोड़ना, बाहरी दुनिया से जोड़ना, ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों में से परे हैं। पाठचर्या की समृद्धि बनाना, पाठचर्या का समृद्धि बनाना था इनके सिद्धांत था। आपके एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन का सिद्धांत था कि पाठचर्या को समृद्ध बनाना ताकि पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित न होकर बच्चों को सर्वांगीण विकास हो, चौमुखी विकास हो। परीक्षाओं के अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन साथ समेकित करना। देश की तांत्रिक नीतियों के अंदर सरोकार को ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। पाठ्यक्रम, सिलेबस, करिकुलम और सभी गतिविधियां इनमें शामिल थी। ये है पाठ्यक्रम, आपका पाठ्यक्रम, करिकुलम और सभी गतिविधियां। अब आता है रटने की पद्धति से सीखने के लिए और कदम बढ़ाना। आपको रटने की पद्धति की सीखने की ओर कदम बढ़ाना। आपका था रटन विधि। रटन विधि, व्याकरण के नियमों की शब्दावली सूची को याद रखना, सार्थक दृष्टिकोण, संदर्भ में साहित्य पढ़ना और चर्चा करना। दूसरा था ज्ञान, जो इनके सिद्धांत थे। दूसरे थे ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ना, पारिवारिक यात्रा के लिए खर्च की गणना करना, स्थानीय परिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना, हाल ही में हुई घटनाओं पर चर्चा करना, ऐतिहासिक घटनाओं की भूमिका निभाना। इनका और तीसरा सिद्धांत था कि परीक्षा को कक्षा शिक्षण एकीकृत करना जिससे अधिक लचीला बने। पहला थी तत्काल प्रतिक्रिया को प्रश्नोत्तर कराना, परियोजना आधारित मूल्यांकन कराना, आभासी दृष्टिकोण प्रस्तुति करना, व्यक्तिगत शिक्षण का योजना बनाना। और इनका था कि पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना ताकि वह पाठ्य पुस्तक को आगे बढ़ा सके। पाठ्यक्रम को इतना समृद्ध बनाइए कि ताकि वो पाठ्य पुस्तक को आगे बढ़ाएं। ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय, व्यवसायों को फील्ड यात्रा कराएंगे। अगर वो चीज़ देख लेंगे, ऐतिहासिक स्थल, ताजमहल, संग्रहालय, म्यूजियम, व्यवसायों की फील्ड यात्रा, तो वो बाहरी दुनिया से जोड़ सकेंगे और पाठ्यक्रम को समृद्धि बना सकेंगे और वो अपने ऐतिहासिक स्थलों से कुछ सीख सकेंगे।
सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम करना कि यहाँ का क्या कल्चर है, देश में क्या कल्चर है, उनके बारे में वो जान सकेंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। नाटक एकल वादन करना। पांचवा है इनका पॉइंट, इनका क्या सिद्धांत था कि देश के लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं से प्रेरित कर एक सर्वोपरि पहचान का पोषण करना। सेवा शिक्षण कार्यक्रम, मानवाधिकार और गरिमा। एनसीएफ का परिप्रेक्ष्य है कि रटने की पद्धति से सीखने की ओर कदम बढ़ाना, रटने की पद्धति से सीखने की ओर कदम बढ़ाना, ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना, परीक्षा की कक्षा शिक्षण की एकीकृत और उनकी अधिक लचीला बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्धि बनाना ताकि पाठ्यपुस्तक से आगे बढ़ सके। तो एनसीएफ के परिप्रेक्ष्य में आपको ऐसे ऑप्शन बना के दे देंगे, क्या रटन पद्धति से सीखने की ओर कदम बढ़ाना, रटन की पद्धति से सीखने की ओर कदम बढ़ाना, ज्ञान को स्कूल बाहर के जीवन से जोड़ना, परीक्षा कक्षा शिक्षण में एकीकृत करना, इसे अधिक लचीला बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्धि बनाना ताकि पाठ्यपुस्तक से आगे बढ़ सके। देश को लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं से प्रेरित कर एक सर्वोपरि पहचान का पोषण करना। ये हो गया। पॉइंट है कि जो सजा और पुरस्कार की भावना थी उसको सीमित रखा जाए। एनसीएफ का सिद्धांत था कि जो सजा और पुरस्कार की भावना है उसे सीमित रखा जाए। फिर आते हैं जेपी नायक जी। जेपी नायिका ने भारतीय शिक्षा के लिए विशिष्ट त्रिभुज वर्णन किया। उन्हें बताया कि इक्वलिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी। ये जेपी महोदय ने इतना अच्छा बताया कि भारतीय शिक्षा के लिए विशिष्ट त्रिभुज का वर्णन किया। उन्हें बताया समानता, क्वालिटी और क्वांटिटी। आपसे पूछ ले कि समानता, गुणवत्ता और मात्रा किसने दिया, तो जेपी नाइक जी ने दिए। समानता, इक्वलिटी क्या होता है, इक्वलिटी के बारे में नाइक जी बताएं। जेपी नाइक महोदय ने क्या बताया कि जेपी नाइक ने ये बताएं कि क्वालिटी, समानता, सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच, एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल। दो बताया कि आप सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, सामाजिक न्याय और समानता। तीसरा उन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करना, सभी को समान दो, सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच, चाहे अमीर का लड़का हो, चाहे गरीब का लड़का हो, चाहे प्रेसिडेंट का हो, चाहे सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच। सामाजिक और न्याय की समानता हो, सबको न्याय मिलना चाहिए समान अधिकार पर। अगर सब पढ़ रहे हैं, सबको डेस्क पे बैठने की है, आगे पीछे बैठने की समानता है। सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर कि उनके बच्चे का भी फीस इतना रहेगा, गरीब बच्चे का भी और अमीर बच्चे का भी फीस उतना रहेगा। सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करना कि कोई ऐसा ना है। और उन्होंने प्रासंगिक कठोर पाठ्यक्रम, गुणवत्ता, प्रशिक्षित प्रेरित शिक्षक, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, ये गुणवत्ता हो गया। हमें ऐसा देना है कि कठोर प्रासंगिक और कठोर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षक होने चाहिए, ट्रेंड टीचर, और प्रभावी शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया। समानता है कि सभी तक शिक्षा पहुंच, सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करना। अधिगम और ज्ञान, अधिगम ऐसी प्रक्रिया है कि जो हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। अधिगम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, तो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। पाठ्यक्रम के छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ताकि व्यक्तियों में शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ साथियों के बातचीत को बढ़ाया जा सके। रचनात्मक अधिगम को पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। सूचना एवं ज्ञान में अंतर करना। अब आते हैं विषय, सब्जेक्ट, भाषा, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षण, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण, शांति का अध्ययन और कार्य एवं शिक्षा। भाषाएं हैं, त्रिभाषा नियम लागू करना 1964 से 66 में। शिक्षण के माध्यम से रूप मातृभाषा पर जोर देना चाहिए। भाषा के सभी कौशल को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहले हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आपसे सीक्वेंस लगाने के लिए आता है कि जो भाषा के सभी कौशल हो कैसे होने चाहिए, सीक्वेंस में क्रम SLRW आप लोग याद करिएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। त्रिभाषा फार्मूला प्रणाली
पालन किया जाना चाहिए। संचार माध्यम से घरेलू भाषा होना चाहिए। अध्ययन की जाने वाली प्रथम भाषा मातृभाषा हो और क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। प्रथम भाषा मातृभाषा। द्वितीय भाषा है कि हिंदी भाषाई राज्यों में द्वितीय भाषा कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों की द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। तीसरा भाषा है कि आप हिंदी भाषाओं राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषाओं होगी जिसे द्वितीय भाषाओं के रूप में नहीं पढ़ा जाता। गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा होगी जिसे द्वितीय भाषाओं के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। त्रिभाषा सूत्र है प्राथमिक भाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा। प्राथमिक भाषा है मदर टंग और द्वितीय है आपकी आधुनिक भारतीय भाषा अंग्रेजी। तृतीय भाषा है आपकी आधुनिक भारतीय भाषा। द्वितीय भाषा में आधुनिक भारतीय भाषा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी। देखते हैं गैर हिंदी भाषी राज्यों और अंग्रेजी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा द्वितीय भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आपको याद रखना है फुल फॉर्म MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आधुनिक भारतीय भाषा। ये पूछ सकता है आपके फुल फॉर्म के रूप में। गणित है गणित शिक्षण के बच्चों के सोचने और तर्क अमूर्त गणित शिक्षण में बच्चों के सोचने और तर्क करने में अमूर्त कल्पना करने और समस्याओं को हल करने में साधनों का ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। विज्ञान शिक्षण केंद्र में विधि और प्रक्रिया के माध्यम से चिंतन को समृद्ध करना जो विज्ञान का शिक्षण केंद्र है। ऐसी विधियां एवं प्रक्रिया के माध्यम से चिंतन को समृद्ध करना व जिज्ञासा एवं संरचनावाद को प्रोत्साहन देना। सामाजिक विज्ञान है सामाजिक विज्ञान अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण के विचार करना जिसमें निम्नलिखित स्थान हो। महत्व विषय को उपचार में एकीकृत दृष्टिकोण है। चिंतन प्रक्रिया निर्णय लेना समालोचक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक प्रथाओं को समक्ष बनाना। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य पोषण नियोजित शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। शांति के लिए शिक्षा बढ़ती हिंसा असहिष्णुता को रोकने के लिए एक पूर्व शर्त की रूपरेखा। कार्य शिक्षा शिक्षण शास्त्र में भाग के रूप में आवश्यक कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब आता है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। ऐसा होना चाहिए लचीला हो, भौतिक सुविधाएं हो, कार्यक्रम की योजनाएं हो, समर्थ होना चाहिए। जो स्कूल और कक्षा ऐसा वातावरण बनाए कि उनके बच्चों को ध्यान केंद्रित हो। कॉन्सेप्ट को बदलना चाहिए, अनुशासन पारंपरिक हो और ऐसा स्कूल और कक्षा का वातावरण ऐसा हो कि वो हमेशा इंटरेक्ट हो, फोकस हो कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, बोरियत महसूस ना हो। तो आपका स्कूल एंड क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? न्यूनतम बुनियादी ढांचा या भौतिक सुविधाएं लचीले दैनिक कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए समर्थ होना चाहिए। समक्ष वातावरण के पोषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनुशासन की पारंपरिक धारणाओं को बदलना चाहिए। माता पिता और समुदाय के स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा करना चाहिए। अन्य शिक्षण स्थलों संसाधनों जैसे पाठ पुस्तक पुस्तकालय में 6 प्रयोगशाला तथा मीडिया और ICT की चर्चा होनी चाहिए। प्रदर्शन ही सब कुछ नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा पे नए जोर। प्रारंभिक शिक्षा पे नए जोर से निम्नलिखित जोर दिया गया। किस पे जोर दिया गया आपका? तो हमारा सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, 14 वर्ष तक की आयु और बच्चों के सार्वभौमिक प्रतिधारणा, शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार ताकि सभी बच्चों की आवश्यक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सके। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोगों को अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आपको बैच लेना है तो 1930582737 पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं सिलेबस क्या है, कैसे हैं। धन्यवाद। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।
और आपको डिटेल ये कॉन्टेक्ट नंबर पे दे दिया जाएगा क्या कैसे।